शुरू कर दी रिकॉर्डिंग। ओके। तो दृष्टि जब हटा लेते हैं तो उनकी संरक्षण की जो परत है, शील्ड है, वो हट जाती है। ये आज स्थिति, ऐसी स्थिति हो गई कि कुछ लोगों से उन्होंने दृष्टि हटा ली है, तो उनका संहार तो निश्चित। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे तो हैं, पर उनके पास वो वॉइस नहीं करते, आवाज नहीं उठाते, वो भी संघार के हिस्सा बन जाएंगे। जो आवाज उठाते हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिलेगा, भले ही बाहरी रूप से संरक्षण ना मिले, पर उनकी जीवात्माओं को संरक्षण जरूर मिलेगा। हो सकता है वो अत्याचारियों के शिकार हो जाएं, अच्छे लोग, बाहरी रूप से उनको कष्ट हो, चोट पहुंचे उनको, लेकिन उनकी जीवात्माओं का संरक्षण किया जाए, ये बात तो तय है। अब जैसे कि बरसों पहले, पिछले कई सौ साल पहले, जो हमारे गुरु हुए, जो गुरु रहे, पांच पांच गुरु थे ना, उनको कितनी मुगलों ने कितनी सजा दी। गुरु गोविंद सिंह जी रहे, उनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। गुरु अर्जुन देव थे, उनको तपते तवे पर बैठाया गया। तो शरीर तो कष्ट हुए उनके, पर उनकी जीवात्माओं का संरक्षण परमात्मा ने किया हमेशा, इसलिए वो आज भी अमर है। और अत्याचारी आता था, ये आज नष्ट हो चुके। आज उनको बड़ी हिकारत, बड़ी भाव के साथ याद किया जाता है, जिन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने जिन्होंने उनका विरोध किया, उनके शरीरों को कष्ट दिया, उनके बाहरी बाहरी अस्तित्व को बहुत क्षति पहुंचाई मुगलों ने, वो आज भी सम्मान से याद किए जाते हैं। इसी तरीके से जिनको शिमागई ने जागृति दी, और जो जागृत होकर मानवता का हित सोचने में लग गए, इस काल में ही नहीं, शरीर छोड़ने के बाद भी सबको याद किया जाएगा, और बहुत बहुत श्रद्धा से याद किया जाएगा। और जो बिल्कुल नकारा टाइप के जागृति मिलने के बाद भी अत्याचारियों के साथ खड़े रहे, उनको बड़ी हिकारत भरी दृष्टि से याद किया जाएगा, बहुत गंदे तरीके से, कि इतने घटिया लोग थे, माने जागृति दी, फिर भी उन्होंने मानवता के लिए कुछ नहीं किया। मतलब इतने खराब भाव में याद किया जाएगा कि उनकी जीवात्माएं जन्म जन्मांतर तक कष्ट पाएंगी, जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगेंगी, और सदा कैद में रहेंगी। इतना बुरा हाल होगा, क्योंकि माँ ने तो पूर्ण स्वतंत्र बनाने के लिए अपने चरणों में जगह दी, और हम व्रतियों का गुलाम रहे। व्रतियां, विभिन्न प्रकार की व्रतियां, भेदभाव वाली व्रतियां, छोटे छोटे स्तर की व्रतियां, तो फिर क्या होगा, बहुत खराब तरीके से याद किया जाएगा। अब आने वाले समय को तो छोड़ो, हम लोग अभी कैसा महसूस करते हैं, जो जागृत लोग अंध भक्ति करते हैं, तो हम कैसा महसूस करते हैं। हम लोग जैसे, हम तो मामूली लोग, ऐसे तो डिस्कार्ड करते हैं, आप कनेक्ट नहीं करते। ऐसा कहीं लगता है ना कि जैसे जैसे आप गार्बेज के अंदर पड़े हुए कचरे को याद करो, कुछ हाँ ऐसी फीलिंग नहीं आती। हाँ, तो जो सच्चे लोग आने वाले समय में हमारी बातें सुनेंगे, हम लोग भले ही ना रहे, हम शरीर भी ना रहे हमारा, कम से कम वो एक रिस्पेक्ट के साथ याद तो करेंगे कि एक ऐसे भी लोग हुए हैं जो इतने अत्याचार वाले काल में भी अपनी वॉइस को उठाया करते थे। श्रद्धा से याद करें, चिंता ना कर। तभी मैंने कहा ना, आप लोग पायनियर हो।
छोटी छोटी चीजों को हटाकर इतने सारी जो संस्कार कुसंस्कार भरे पड़े थे, आप लोगों ने अपने हाथ से धीरे धीरे उन्हें साफ किया। आज स्वतंत्रता का आनंद ले पा रहे हो। तो परमात्मा के लिए भी कीमती हो आप लोग, मानवता के लिए भी कीमती हो, और अपनी स्वयं की जीवात्मा के लिए भी आपकी चेतना कीमती है। गण देवताओं की निगाह में आप हमेशा रहने वाले हो, आज भी हो और आगे भी रहो। क्योंकि सृष्टि की रचना मानवता को ध्यान में रख के की गई थी। मानवों के लिए सारी सुविधाएं भगवान ने दी, सारे प्राणियों को मानवता की सेवा में, मानव की सेवा में लगाया, इतना ऊंचे दर्जे का मानव। और वही अत्तर अत्याचार करने लगे तो क्या रह जाता है भगवान के पास? इतनी पीड़ादायक स्थिति है। ऐसे मानव मानव तो नहीं रहे ना, ऐसे आताताई मानव तो नहीं है। मानव के शरीर में नरभक्षी जीव जैसे लगते हैं, नर पिशाच जैसे लगते हैं, राक्षस जैसे लगते हैं मानवों के भेष में। तो चलो आज एक काम करते हैं, इन नर पिशाचों पे थोड़ा सा अपना लेजर वर्क किया जाए। आज लेजर के लिए अंदर से भाव आ रहा था। चलो, चाहे आंखें खुली हो या बंद, देखो श्री माता जी का है ना भजन, आंखें बंद करूं या खोलूं, श्रीमां दर्शन दे देना। तो हम इसे इस तरीके से कहेंगे, आंखें बंद करो या खोलो, दुष्टों का सर्वनाश कर दो। जो लेजर है हमारे पास श्री माता जी की दी हुई, इसका इस्तेमाल सबसे पहले जो भारत की संसद में बैठे हुए आताताई हैं, अत्याचारी घटिया लोग हैं, इनके सर्वनाश के भाव के साथ उस लेजर का इस्तेमाल करते हैं। जो संस्था भारत के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, वही भारत के लोगों को बर्बाद करने के लिए कार्य कर रही है, नष्ट करने के लिए कार्य कर रही है। इसकी प्रतिक्रियाएं भी महसूस कर रहे होंगे, जो लेजर का वर्क हो रहा है, इसके रिफ्लेक्सेस हमारे सिस्टम में आ रहे होंगे। अब फोकस करेंगे गुलाम वंश के ऊपर। जो गुलाम वंश भारत को दोबारा गुलाम बनाने की फिराक में लगे लोगों की सहायता कर रहा है। अब लेजर का प्रहार इन लोगों पर।
अब तीसरा वो वर्ग है ब्यूरोक्रेट्स का, प्रशासनिक अधिकारियों का, जो भारत के नागरिकों को गुलाम बनाने वाले कार्यों की सहायता कर रहे हैं। और अब फोकस करेंगे उन अत्याचारियों पे जो अकबर नगर के लोगों को उजाड़ने को तैयार थे अपने लाभ लोभ के कारण। लखनऊ के अकबर नगर के रहने वाले 50,000 निवासियों को घर से बेघर करने को तैयार बैठे हैं, उनके घर तोड़ने को तैयार है। 1400 से ज्यादा घर तोड़ने जा रहे हैं। इन नर पिशाचों पर फोकस करेंगे, इनके सर्वनाश के लिए, समूल सर्वनाश। अब पांचवी अवस्था में सहजियों के ऐसे वर्ग पर फोकस करेंगे जो आताताइयों और अत्याचारियों के सहयोग में खड़े हुए हैं, और फोकस कर कर इस ऊर्जा को उनके सिस्टम में पहुंचाएंगे। कोई भाव नहीं रखेंगे, बिना किसी भाव के, केवल इतना भाव कि परमेश्वरी आप ही देख लीजिए क्या करना है। यहां पे हमारा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। ये परमेश्वरी ने इन्हें जागृति दी है। हम अपनी तरफ से कोई भी
अपना साइड का भाव नहीं रखेंगे, केवल उनके हवाले, जो दुष्टों के साथ खड़े हैं, आतताइयों के साथ खड़े हैं, भारत को परतंत्र करने के षड्यंत्रों में जो लगे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, ऐसे समस्त तथा कथित सहजियों के ऊपर, उनके सिस्टम पे फोकस करेंगे इस लेजर को। कैसा महसूस दे रहा है? ये 5 टारगेट थे हमारे आज के। हृदय ने कोई गवाही दी? हृदय कुछ कह रहा है इस सिलसिले में? कोई शेयर करेगा? ये पांचों कार्य करते हुए हृदय में क्या भाव आ रहे थे? पहले जितने स्टार्टिंग से जब किया तो देखा कि सहस्त्रार पे बहुत एक ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ गई थी सहस्त्रार की, और अंदर कोई भाव नहीं थे। वो सब चार्ज चला, लास्ट में जब सहजो पी किया है ना, तो हार्ट में कुछ भाव, हार्ट में सेंसेशन जैसा हुआ, लेफ्ट हार्ट पे ऐसा फील किया लेफ्ट मेरे हार्ट को। में? हाँ। हम्म। और भाव शून्य? भाव सुनने थे क्योंकि परमेश्वरी पे छोड़ा, और बराबर यही आ रहा था कि जो दुष्टों का साथ दे रहे हैं वो शिवा देखेंगे उनको क्या करना है। क्योंकि एक एक वक्त है कि शिवा ने सबको अपने अंग प्रत्यंग बनाया है, उसके बाद अपने हिसाब से लोग अपने बन गए, अपने सिस्टम को लोग अपने संभाला है। उस हिसाब से एक आया था एक टाइम में, फिर वही जो आपने कहा ना, छोड़ना है, तो अपने आप छूट गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी भारा नष्ट का, ऐसा नहीं आ रहा, परमेश्वरी पे छोड़ना, बस ये वाला चीज आ रहा है। लेकिन हार्ट में कोई एक सेंसेशन जैसा हुआ, फीलिंग आया मुझे लेफ्ट हार्ट पे। हम्म। और किसी का हृदय कुछ कह रहा है? जय कोई श्री शेयर माता जी कर? भैया। जय श्री माता जी। भैया जितना भी किया पर उसमें सब में अंदर से खिंचाव था, दर्द था, पीड़ा थी। मगर जब सहजियों पे डाला ना, तो सहस्त्रार से लेके आंखों तक की बहुत ज्यादा वाइब्रेशन से, और दर्द जो था वो बढ़ गया था। जैसे लग रहा था
कि कुछ जिसे हृदय पे जिसे पत्थर रख दिया गया हो, वो भारीपना लग रहा था बहुत ज्यादा। हम्म जैसे लग रहा था कि हृदय बिल्कुल बैठा जा रहा है। हम्म। और इस समय भी जब बात कर रहे हैं ना, तो हृदय बहुत तेज तेज से जैसे स्पंदन ना उसका सुनाई दे रहा है। हम्म। ये ऐसे ही होता है ना, जैसे कि माँ बाप के सामने बच्चे घर की दीवारें तोड़ने लगे हथौड़ों से, तो कैसा फील होगा पेरेंट्स को? बड़ी मेहनत से घर बनाया हुआ है और बच्चे लगे तोड़ने घर को, तो कैसा लगेगा? ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी। बहुत ज्यादा। ये स्थिति खराब हो जाती बहुत। है ना अंदर की। चलो, अब एक छठा फोकस करेंगे। छठा फोकस अपने सिस्टम पे, अपने खुद के यंत्र पर, अपने हृदय पर, अपने अस्तित्व पर, अपनी उत्क्रांति के ऊपर फोकस करेंगे। पूरी चेतना, और अपने पर फोकस कर कर महसूस करेंगे कि हम किस स्थिति में आज उपस्थित हैं, हमारी आज की वर्तमान स्थिति कैसी है। क्या उत्क्रांति की तरफ चल रहे हैं या अपने ही किसी लफड़ों झपड़ों में संसार के अटके हुए हैं? ये गौर करने की जरूरत है। और अगर अटके हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं, तो इस लेजर का इस्तेमाल उस अटकन पे भी करना है। ये लेजर इस काम के लिए भी है। अपनी तरफ फोकस करके क्या नजर आया? क्या दिखा अंदर अपने? कहाँ खड़े हैं? क्या नजर आया? कहीं अटके हैं? लेजर की जरूरत पड़ी?
सेंट्रल हार्ट जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। कहीं नहीं अटके भैया, कहीं उत्क्रांति नहीं के अटके। नहीं, कहीं नहीं अटके, पूरे तैयारियां पूरी है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और कोई जो अटका हो बता दे। कोई बताएगा अपनी अटकन को? कोई भी नहीं अटका? वाह वाह। भैया मेरे यहाँ पर पेन आ रहा है। हैं? ये लेफ्ट साइड में, इधर ना को ना, आ रहा है पेन। ओ इधर ये को वाली पेन आ बात रहा है। मत बता। मैं ये जानना चाह रहा हूँ अटके कहाँ हो। ये तो आते रहेंगे, इधर आया उधर आया। नहीं तो मेरी अटकन होगी ना फिर वो। होगी नहीं, आप जानो, इसे एक्नॉलेज करो कि हाँ है या नहीं। आपको पता होगी ना अटकन, वो बताओ ना, तभी तो मजा आएगा। लेफ्ट हार्ट में तो फीलिंग अच्छी आ रही है, ना ना, लेकिन मेरी बात नहीं समझ रहे बहन। मैं ये बात संवेद जो एनर्जी के जो सिम्टम्स हैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं जी चेतना स्तर पे बात कर रहा हूँ कि कहाँ अटके हुए हैं। आपने कहा ना कहीं अटकन होगी इसलिए आ रहा है, तो आप ढूंढ के बताओ ना हमें कि यहाँ अटकी हुई हूं मैं, तभी तो सुनने में मजा आएगा। और क्या। जी भैया। तो ये बताइए ना कहाँ अटके हुए हैं। क्योंकि जो अटकन होती है अगर आपने बयान की, उसका लाभ अन्य लोगों को भी मिलेगा और आपकी अटकन भी चली जाएगी। अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करते अपनी अटकन, तो जाएगी नहीं, ऐसी रहेगी हमेशा। अब जैसे घर में, हम घर में जाते हैं, कहीं काई जमी हुई है और हम उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, तो काई की परतें और जमती जा रही, जमती जा रही, जमती जा रही है। जब हम एक्नॉलेज करते हैं तो हम कहते हैं नहीं भाई, काई को तो हमें हटाना है। अगर इग्नोर करेंगे तो काई की और परतें जम जाएंगी और एक दिन ऐसा होगा उसी पे हम बार बार फिसल के गिरते रहेंगे। अटकन क्या है? वो काई है। और काई को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, तो फिर वही हमें लुढ़का देगी। यही तो खासियत है। क्यों कह रहा हूं मैं अटकन की तरफ देखो? क्योंकि इसे साफ करना होगा, वरना यहीं पे ही गिरेंगे धड़ाम से नीचे। जय श्री माता जी भैया। जय श्री मुझे माता जी। नाभि नाभि में महसूस हो रहा है अभी। हम्म। अरे बहन, मैं एनर्जी के संकेतों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये संकेत नहीं चाहिए जानने को, वो तो आते ही हैं, अब हम उसमें नहीं जाते। वो सारे हमारे कोर्स पूरे हो चुके हैं। अब हम एक्नॉलेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, संज्ञान में लेना चाहते हैं कि चेतना के स्तर पे हम यहाँ अटकते हैं, यहाँ अटके हुए, यहाँ अटके हुए। अब ये जो संकेत आ रहे हैं ये तो आपको स्वयं समझना है कि क्यों आ रहे हैं, लेकिन जिस वजह से आप समझ में आ रहा है वो बताओ ना, तभी तो मजा आएगा समझने में, सुनने में, जानने में। और यहाँ सब अंग्रेजी सीखने वाले ही हैं, कोई सीखा सिखाया नहीं आया हुआ है यहाँ पे। अगर हम कहें हमसे अंग्रेजी ठीक से नहीं बोली जा रही, तो हम तो सारे सीखने वाले हैं, इसमें शर्म की तो कोई बात है नहीं। जितना ऑनेस्टी के साथ हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे यहाँ अटके हुए हैं, उतनी तेजी से उन्नत होंगे और उतना ही मनोबल औरों का भी बढ़ाएंगे। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। अभी पीछे जो लास्ट सेशन हुआ था वो लालच का, हाँ। तो जैसे वो मंत्र लिया था आपने, एक हम्म, मंत्र बताया था, लोभ निवारण माँ देवी।
तो जो मंत्र लिया था उसके बाद ना, मतलब काफी अंदर चिंतन चला और ऐसे लगा काफी कुछ निकल के भी गया है। तो गया। मैंने मतलब हाँ, काफी कुछ निकल के गया। और मैंने जो चिंतन किया तो लोभ लालच तो कम है, पर थोड़ा मोह था बच्चों के लिए। लेकिन अच्छा। जब हाँ, थोड़ा-सा मोह था। और फिर जब प्रेयर की, थोड़ा-सा और डीप जाके माँ से प्रार्थना की, तो आज की स्थिति में नहीं है। अभी भी मतलब पूरी तरह साक्षी भाव में जो भी कार्य कराया माँ ने, पूरी तरह साक्षी भाव में हुआ। हम्म। और जो सहजी भाइयों के लिए थोड़ा-सा हुआ, उनके लिए हृदय में थोड़ा-सा करुणा की भाव आया कि उन्हें मिला है कि और वो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। उनके लिए तो कुछ हाँ। नहीं आया, क्योंकि वो तो समझना ही नहीं चाहते। उन्हें तो चाहिए यही, लोभ, लालच, सत्ता, पैसा, उन्हें तो यही चाहिए। लेकिन जो जागृत है, माँ ने जिनको अपने श्री चरणों में लिया है, वो समझ के भी नहीं समझना चाह रहे। उनके लिए थोड़ा-सा करुणा भाव आया था हृदय में। और आज की स्थिति में तो अच्छी है कि साक्षी भाव है। बहुत अच्छी बात है बहन, बहुत बढ़िया बात है ये। देखो, संतानों के प्रति जो मोह होता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। कोई कहेगा भाई आपको क्या फर्क पड़ रहा है, भैया मैं भी उस लाइन में हूँ, एक पेरेंट्स वाली लाइन में मैं भी खड़ा हूँ, संतान की तरफ मैं भी देखता हूँ। उसी आधार पे मैं एक बात बता सकता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं बताऊंगा, मैं एक सीधी सच्ची बात बताऊँ। संतान के प्रति जो मोह है, वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। इतना बड़ा भ्रम है कि इससे बड़ा कोई भ्रम धन धन के प्रति जो मोह होता है, उससे भी बड़ा भ्रम संतान के प्रति मोह का कारण। हम संतान के प्रति मोह क्यों रखते हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है संतान के प्रति इतना मोह क्यों होता है? बस एक चिंता, करुणा रहती है कि भई ये जो परमात्मा ने हमें ज़िम्मेदारी दी है, तो एक अच्छे से निभा सकें। तो जिम्मेदारी मोह नहीं है ना, लेकिन हुँ। हम मोह क्यों है? जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है, एक वो मोह हमारा की कैटेगरी में नहीं है। एक्सटेंशन एक है, पूरा क्या? हमारी पर्सनालिटी का, हमारी आउटबीइंग का एक एक्सटेंशन है। एग्जैक्टली exactly. वो हमारी संतान नहीं, वो हम ही है। हम अपने को उस संतान के रूप में देखते हैं, इसलिए हमें संतान से मोह होता है। संतान के कल्याण के लिए आपको मोह नहीं होगा कभी। प्रियंका कुछ कह रही थी। हाँ हाँ, प्रियंका। यही यही बात, यही था कि हम उसके कल्याण में अपना कल्याण ऐसे करके मतलब ये हो जाता है, इसी कारण ऐसा होता है। वो जो कह दिया जैस्लीन ने, लगभग वही चीज है। हम संतान के रूप में खुद को जीते हैं, यानी कि हमारा ही लोभ है वो, हमारा खुद के प्रति जो लोभ है वो संतान के प्रति दिखाई दे रहा है हमें। इसलिए हमें इस कदर अटैच हो जाते हैं कि हम अपनी चीजों से इतने अटैच हैं, संतान के रूप में भी हम अपने को ही देख रहे होते हैं। हुँ। क्योंकि संतान को कोई कष्ट हो जाए, इसका मतलब हमें कष्ट ना हो जाए। हाँ, बात ये है सारी। लेकिन यदि हम कर्तव्यशील हैं संतानों के प्रति, तो फिर मोह नहीं होगा। अगर आप बताइए, आपकी बहुत अच्छी ड्रेस है, अब आपको उस ड्रेस से इतना मोह है, आपको ये भी चिंता होती है यार धो दिया तो खराब ना हो जाए, आप धोते ही नहीं, उसे गंदा ही रखते हो। खराब तो तो, तब होगी। तो भाई इस चिंता में खराब ना हो जाए इसे धोगे ही नहीं, उसे गंदा ही रखोगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे संतानों से भी उतना ही वैसे ही मोह हो जाता है। और हम उसको पैम्पर क्यों कर देते हैं? संतानों को पैम्पर कर देते हैं ज्यादातर लोग। और पैम्पर इसलिए कर देते हैं क्योंकि संतान के रूप में हम ही तो हैं। हम कहेंगे नहीं, हम तो उसकी सारी बात भगवान, हम तो भगवान, हम तो संतान को सब कुछ दुनिया का सारा सुख देना चाहते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप संतान को नहीं दे रहे, आप अपने को दे रहे हो। संतान के नाम पे अपने को ही दे रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को संतान के रूप में देखते हो। संतान और आप अलग नहीं हो।
आपका ही प्रतिरूप संतान है, तो आप उसको सारी चीज दे देना चाहते हो, क्योंकि अगर आप उसको पूरा जो आपके जीवन में अभाव रहा, वो सारी चीजें आप उसको इसलिए देना चाहते हो कि आप उसे दोबारा जीना चाहते हो। जब वो आप पूरी संतान को आप भरपूर कर देते हो तो आपको बड़ा सुख मिलता है। आहा, कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने संतान के लिए, क्योंकि वो आप ही हो। जो आपको नहीं मिला। और आप सारी दुनिया के सामने दिखाते हो, देखो मैंने संतान के लिए कितना किया। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। और कोई वास्तव में संतान के लिए यदि कुछ करता है, तो आप उसकी संतानों को देख के जान जाओगे कि संतानों के लिए इसने कुछ किया हुआ है। और कैसे जानोगे? यदि संतान पैम्पर्ड नहीं होगी, वास्तव में उनके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया हुआ है, कि वो पैम्पर्ड नहीं है बच्चे, वो बदतमीज नहीं है, बदतमीजी से बोलने वाले नहीं है, बेइज्जती करने वाले नहीं है, किसी की बेइज्जती 2 मिनट में कर दें, वो लविंग। बच्चे हैं लविंग है। लविंग है। तो तब आपको ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई, आपने संतानों के लिए किया है कुछ। अगर बच्चे बदतमीज हैं, जाहिल टाइप के हैं, पढ़े लिखे जाहिल हैं, बात करने की तमीज नहीं है, और बहुत लड़ाका है, हर एक से लड़ ले सकते हैं, हर बात में लड़ ले सकते हैं, जरा सी कोई बात इधर उधर हो जाए एकदम जो है नाराज हो जाते हैं, तो आपने संतानों के लिए कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी टू से, छूटा है सारा एक, है ना। और माँ बाप ये कह के पिंड नहीं छुड़ा सकते, संगति खराब थी इसलिए ऐसे हो गए। पहली संगति तो आपकी मिली ना उनको, जब वो बड़े हो रहे थे तो आपकी संगति में थे, बदतमीज कैसे हो गए? क्योंकि आपने पैम्पर किया उनको। इसलिए मोह होता है, क्योंकि हम अपने ही अक्स देख रहे होते हैं बच्चे के अंदर। नहीं, कई बार बच्चे मतलब पैदाइशी ऐसे होते हैं, ढीठ होते हैं, वो सुनते ही नहीं है, तो उसमें तो ये माँ का बहन कोई बहुत हाथ बड़ी गप मार दी आपने। आपने नहीं। इससे भी बड़ी गप, बहुत बड़ी गप मार दी है, पैदाइशी। वाह, कमाल है। उन्हें पैदाइशी ने मतलब जो मतलब बचपन से ही नहीं सुनते, ऐसे भी होते हैं। जिद्दी आपको होते बहुत हैं। बड़ी गलतफहमी है। आप परवरिश पे ध्यान दो, क्या क्या किया था बच्चों के लिए, बस समझ में आ जाएगा अपने आप, मेरे बिना तय। पैदाइशी कोई ढीठ पैदा होता है क्या? कौन इस बात से सहमत है कि बच्चा पैदाइशी ढीठ होता है, बदतमीज होता ट्रेट हो सकता है जिद्दी होने का, ढीठ तो नहीं हो सकता। है? रीड रीड तो उसे कर दें फिर। यही तो गड़बड़ है पेरेंट्स की। हाँ, वो ढीठ पैदा नहीं होता, पर उसे कर दे फिर जब वो बड़ा होने लगे, यो नहीं करा, वो नहीं करा, यो नहीं करा, वो नहीं करा, और फिर वो अपने आप ही अब ढीठ हो जाए। अब बताइए ना आंटी जी ने रहस्य, हम सबसे ज्यादा आयु में तो यही है आंटी जी। इन्हें सारी बात पता है। हाँ, अब वो हर समय छोटे टोक से हैं। टोक टोक के, अब तू पढ़ा नहीं, अब तू बाहर क्यों गया था, अब इतनी देर में क्यों आया, बस वो अपने आप को ही ढीठ हो जाए, किसी से बोलने की आदत पड़ रही। अगर उसे कम बोल के समझाओगे तो फिर भी कुछ समझ जाएगा। अब जब अपने आप ही उसके पीछे भोंक हो जाओगे तो फिर तो सुनने का ही नहीं। ये है रहस्य की बात, आज आपने खोल हाँ। दी सबके सामने। हाँ, यही तो गड़बड़ होती है हमेशा। यही गड़बड़ हो हमेशा भाई, यही हो। फिर अपनी गलती नहीं बताता कोई, ना, उसे ढीठ बताने लगे। बिल्कुल। वो अब एक अपनी गलती कुम्हार है, में।
इसके लिए एक चीज मैं कहूंगा इसके लिए, हाँ भाई। आपने, आंटी जी आपसे ही नहीं बाकी सब लोगों से भी कह रहा हूं, आप सब ने कभी कुम्हार को बर्तन बनाते देखा है? हाँ कुम्हार देखा बर्तन भाई। कैसे बनाते हैं किसी ने देखा होगा हाँ जरूर, आप में से। हाँ देखा हमने तो भाई। देखा, आपने तो देखा है, हम्म। और बाकियों में से भी कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा। मैंने भी देखा कुम्हार भैया। को कुम्हार को हमेशा हमेशा बढ़िया मिट्टी नहीं मिलती, कई बार खराब मिट्टी भी मिलती है। हाँ। हमेशा बिल्कुल पीली मिट्टी नहीं मिलती, कई बार खराब भी हम्म। मिल जाती है, रेतीली भी मिल हाँ जाती है। लेकिन उसकी कलाकारी क्या है, वो बेकार से बेकार मिट्टी को भी बर्तन बनाने लायक बना लेता हाँ बिल्कुल। है ना? चाहे उसमें वो पानी तो मिलाएगा, चाहे उसमें कोई पाउडर मिलाएगा, वो हाँ मिट्टी को कुछ भी वैसा मिला होता बनाएगा है। कि बर्तन जो है बन जाए आराम से। उसको थपथप मारेगा, पीटेगा, पटकेगा, फिर अपने लायक बना लेगा। हाँ, तो कुम्हार और पेरेंट्स एक से होते हैं, बिल्कुल। है नहीं बात? बिल्कुल। अब मैंने मट्टी एक चीज, अवेलेबल है ही नहीं, जो मिली उसे उसी में बर्तन बनाने हैं। हाँ और और उसे कुमार। है, जो ऑर्डर है उसे कुमार। पूरा करना है, बना ही लेता है वो। हाँ तो कुमार जब पेरेंट्स बर्तन बनावे कैटेगरी में आते हैं। उसे पेरेंट्स संवारने के ये, लिए एक हाथ अंदर रखे एक हाथ बाहर रखे। हाँ, तो एक से पेरेंट्स सारा भी अंदर ऐसा से नहीं दे है। और बाहर से थपका मारो जा उसे संवारने के लिए। हाँ, देखा, क्या बढ़िया बात बताई तुमने। तो जो पेरेंट्स कहते हैं बच्चे बचपन से ही ऐसे हैं, तो फिर वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स सुलझे हुए नहीं है। पेरेंट्स फिर अपनी गलती नहीं बताते बच्चों की बता मैं। बिल्कुल। मेरे अपनी नहीं बताते क्या हम है ना, कैसा बर्ताव करें इनके साथ। बिल्कुल। मैंने और सबसे खराब स्थिति क्या होती है कि पेरेंट्स घर का वातावरण खराब कर देते हैं, और खराब वातावरण में बच्चे पलते हैं। हम्म। और जैसा खराब घर में वातावरण देखते किया, खराब वातावरण किया आपसी झगड़े फसाद करके। हाँ। कोई कहेगा, कोई पति कहेगा मेरी पत्नी खराब है, कोई पत्नी कहेगी हाँ। मेरा पति खराब है। भाई तो समाधान में क्यों नहीं आए? एक जना समाधान में आ जाएगा तो कम से कम बच्चों पे दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, बच्चों को झगड़ा होते हुए तो देखने की मुसीबत नहीं पड़ेगी ना। हालत ये होती है, माँ बाप के सामने ही माँ बाप लड़े जा रहे हैं, बच्चे के सामने लड़े जा रहे हैं, फिर उनमें से एक माँ बाप कोई सा ये चाह रहा है कि बच्चा मेरा पक्ष ले ले। अब वो छोटा सा बच्चा है, माँ बाप 40 साल 35 साल 50 साल के हैं, और वो छोटा सा बच्चा 10 साल का 8 साल का 6 साल का, क्या समझे बच्चा, और किसकी बात समझे? माँ की समझे कि पिता की समझे? बस और उस बच्चा समय तो उसको भैया जिसका पक्ष ले लिया, दूसरा तो मेरी आफत कर देगा। तो बच्चे फिर वो ढीठ हो जाते हैं कि भैया ये तो लड़ते रहेंगे, लड़ो भैया तुम, हम तो अपना चले, हम तो खेलेंगे कूदेंगे, बस अपना करेंगे। फिर माँ बाप ये उम्मीद करते हैं बच्चे, अरे यार बड़े जो है बच्चे ऐसे हो गए, ये बनाया किसने? फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो समाज का ऐसा हिस्सा होते हैं जो समाज को लाभ तो नहीं दे सकते, वो नुकसान ही देंगे समाज को। हाँ क्योंकि वो तो घर से ही सीख ले भाई। अब माँ बाप सत्ताधारियों के गुलाम है, तो बच्चे भी गुलामी सीख जाएंगे ना सत्ताधारियों की। माँ बाप ने तो गुलामी में जयकारा लगाया, बच्चे गोली भी मारेंगे, किसी को विरोध करने वालों को गोली मार देंगे, काट देंगे। यही तो हो रहा है हमारे समाज में। धर्म कोई सा भी हो, जात कोई सी भी हो, लेकिन ये सेटअप तो सारी जगह चल रहा है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत है बड़ी। तो बच्चों को जो पैम्पर कर दिया, फिर कहने लगे बच्चे ऐसे हैं। अरे बच्चों को तो आपने ही ऐसा बनाया है ना, बच्चे कहाँ से पैदाइशी ऐसी हो गए? हो ही नहीं सकते ना बच्चे पैदाइशी ऐसे।
मेरा एक एक्सपीरियंस है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, एक छोटी सी लड़की है 3 साल की, जैसे उसको बोलोगे ना ये नहीं करना, तुरंत वो ही कर देगी। जैसे पानी गिर जाएगा मत करना, तुरंत ऐसे करेगी कि वो गिर ही जाए। और फिर उसका भाई तो और है, पेरेंट्स आर वेरी नाइस, मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि गलत है मैम को विश करो, ऐसे करो। बच्चे मतलब मजाल है वो सुन ले। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, एक तो होता है पेरेंट्स ही नहीं गाइड कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, और दूसरी जगह ऐसे वाले ढीठ भी है, ये भी दिखा। चलो ठीक है, तुम्हारा सर्वे का थोड़ा डायरेक्शन देता हूँ। थोड़ा और थोड़ा नीचे जाओ। जब शुरू शुरू में बच्चा छोटा सा था, 6 महीने का था, जरा उसमें देखना बच्चे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स बच्चे के साथ क्या क्या करते थे 6 महीने के दौरान में, 1 साल के दौरान में। अब वो भैया तो अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, फिर कहते हैं कि मोबाइल का एडिक्ट हो गया, ये मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। कैसे छोड़ेगा? बचपन से तो तुमने उसको दे दिया मोबाइल। नहीं, मतलब एक जैसे साल का बच्चे 1 साल का बच्चा जो उल्टी सीधी हरकतें करता है, पेरेंट्स खुश होते हैं, हा क्या कर दिया, देखो कितनी शैतानी करी। अब उसे तो पता लग गई कि भाई 1 साल की शैतानी में मेरे से कोई कुछ कह तो रहा ही नहीं। जब वो 3 साल का होगा तो उसकी शैतानी पक्की हो चुकी होगी। बाप रे, इतना नचा देते हैं, आज ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तो फिर मैंने तो कह दिया कि हम ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे, तो छोड़ना पड़ जाता है कई बार कि नहीं, वी कांट हैंडल। तो बात ये है ना कि अब तुम्हारे सामने तो पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा ऐसे मत बोलो, लेकिन जब वो बहुत छोटा था तब तो उसे बहुत भयंकर तरीके से पैम्पर कर दिया ना। हाँ, वो तो हम नहीं कह सकते, हमें नहीं, हमने नहीं देखा वो। बट मुझे मेरे विरोधाभासी रिलेटिव दिख रहा था का कि पेरेंट्स हम्बल है और बच्चा ऐसा ढीठ निकल रहा, तो समझ नहीं आ रहा था गड़बड़ कहाँ है। मेरे मेरे एक रिलेटिव के बच्चा अभी आया, तो मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन दी थी, भाई अभी अभी व्हाइट वॉश कराई है, जरा बच्चा जो है काला पीला ना कर दे दीवारें। 1 महीना लग के तो व्हाइट वॉश में मैं खुद ही लगा रहा, बड़ी मुश्किल से जाके थोड़ा बहुत काम हो पाया। पर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, वो बच्चे ने दीवारें कर ही दी खराब। मैंने कहा भाई तुमसे कहा था मैंने। नहीं नहीं, वो ना ऐसे ही कर देता है। मैंने कहा यार तुम ऐसे ही कर देता है, तुम अपने घर में रखो, लेकिन दूसरे ने तुमसे कहा कि ध्यान रखना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, खराब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा तो ऐसे ही कर देता है। वो इतना पैम्पर्ड चाइल्ड कि उसे डांटते तक नहीं है कभी। दूसरे घर जाके भी खराब करे आएगा तो उन्हें उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं, बच्चे तो ऐसे ही कर देते हैं। मैंने कहा भाई मैंने बड़ी मुश्किल से मेहनत कर कर आके इतना टाइम निकाल के ये थोड़ी दशा सुधारी है, तुमने 2 मिनट में खराब करा दी। नहीं, उनको ये नहीं और लगता वो बच्चा तो तुम्हारा परमानेंट है। परमानेंट मार्कर से दीवारों पे लिख दिया। ओहो। अब बताओ नहीं, क्या करोगे उसका? बच्चा तो तुम्हारा है, प्यार तुम्ही को आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। नहीं, मुझे कोई बच्चे से कोई वो थोड़ी है, लेकिन बात नहीं यह है, नहीं, मैंने उनसे कहा भी ध्यान रखना जरा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं रखी। क्योंकि पैम्पर कौन करता है? अब वो बच्चा और बड़ा हो गया, वो तो बर्तन भी फोड़ेगा, तो कहेगा मैं तो ऐसे ही करूंगा, कर लो क्या करूँ। फिर कहेंगे बच्चा बड़ा खराब हो गया। अरे भाई, इतनी छोटी उम्र में तुमने ध्यान नहीं दिया तो खराब होना ही है ना। नहीं पहले तो सानू कह दें कि वो तो ऐसा ही है, ऐसा ऐसा ही है, बस वो तो ऐसे ऐसे काम ही करे, वह फिर वो हाँ, ऐसे ही करो जा, फिर ऐसे ही करो जा, फिर क्यों रो। और वही बच्चे बिगड़े हुए इतने बिगड़ जाते हैं, उनके संस्कार इतने खराब हो जाते हैं, उनका इतना बैड बिहेवियर होता है, इतना गंदे तरीके से बात करेंगे वो बड़े होके। और वो 30-40 साल के होने के बाद उनके ऊपर इतना वो जो पैम्परिंग है इस कदर हावी हो जाती है। पेरेंट्स क्या काम करते हैं, या तो इतना पैम्पर कर देते हैं या उसे बहुत बुरी तरह नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो संतुलन में बच्चे को रखते हैं, या तो नेग्लेक्ट कर देंगे या पैम्पर कर देंगे। अब नेग्लेक्ट कर दिया उस बच्चे को, वो भी खतरनाक हो गया सोसाइटी के लिए। पैम्पर कर दिया, वो भी खतरनाक हो गया। मेरे संपर्क में तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और जब सहजियों के रूप में वो बच्चे बड़े होकर 40-40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र के बच्चे, सुनना मेरी बात, जो बचपन में बिगड़े हुए या तो नेग्लेक्ट हैं या पैम्पर्ड हैं, जो बड़े हो जाते हैं 50-50 साल की उम्र में भी उनका इतना गंदा बिहेवियर होता है ना, मुझे हैरानी भी होती है। भैया ठीक है, पेरेंट्स का माहौल कुछ भी मिला हो आपको, पर आप भी तो खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे ना।
एग्जैक्टली। आपको भी तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि गंदा क्या है, तरीका क्या है, बातचीट करने का तरीका क्या होता है, बिहेव करने का तरीका क्या होता है, ये तो आपको मालूम है ना। या फिर आपके आप साथ ये 50 साल की उम्र में ये नहीं कह सकते हमारे पेरेंट्स ऐसे थे इसलिए हम ऐसे हैं। शुरू की तो बात समझ में आती है, 10-12 साल, 15 साल, 25 साल, 20 साल भी मान लो, बड़े इतनी साल की उम्र के बाद हम ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे तो ऐसे ही सोच है, तो ये नहीं हो सकता ना। खास तौर से शहर से जुड़ने के बाद अगर कोई इस तरीके से बात रखता है, मैं बड़ी हंसी आती। मैं कहा ठीक है भैया, रह ले, मेरा क्या जा रहा है, बाकी देख लेंगे 33 करोड़ में से कितने सारे आपको अपने आप ठिकाने लगा देंगे, मेरा क्या जा रहा है। तो उसको भी जस्टिफाई करेंगे, नहीं हम तो सही है। मैं कहा भाई इतने बदतमीजी से आप बोल रहे हो, नहीं हम तो सही है, हम तो सही कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है कर, ऐसा भी मैंने देखा है। खैर मेरे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वैसे आपस में जो बातें कर लेते हैं, बोले गलत तरीके से बात कर लेते हैं, तो मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। अपना तो एक ही सिद्धांत है, कोई निम्न स्तर पे चला जाएगा तो 2 फीट दूरी बहुत है जरूरी। 2 फीट दूरी है जरूरी। कोरोना। हमारा तो फिर कोरोना वाला सिद्धांत आ जाता है ना कि अगर बदतमीजी से पेश आ गया एक बार तो कहना तो कुछ नहीं है, बस वही वाली सोशल डिस्टेंसिंग। इस चीज के लिए सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। अगर कोई एक स्तर से नीचे गिर गया, मेरे साथ एक समस्या है कि कोई अगर इतने नीचे चला जाता है तो मेरे से बात ही नहीं कर पाता। मतलब मैं उतने नीचे जाके कैसे बात करूं। कोई गाली गलौज करने की अगर सोच रहा है तो मैं कैसे उनके साथ गाली गलौज कर सकता हूँ। कोई बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहा है तो मैं उस गंदे तरीके से तो बात नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। पहले सोशल डिस्टेंसिंग होती है, फिर वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि भीतर से डिस्टेंसिंग हो या ना, क्योंकि उसी पे निर्भर करता है, मेरे पे निर्भर नहीं करता है। जरा सोचो कि एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके हृदय में आप किसी से अच्छे से बात करते हो, ढंग से बात कर लेते हो सबसे, और कोई बहुत गलत तरीके से आपसे पेश आए, तो आपने देखा होगा हृदय में कोई स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ। महसूस किया कभी? एक बटन ऑफ हाँ हो गया हृदय, हो गया। हाँ। अब यस। स्विच ऑफ का मतलब क्या है? स्विच ऑफ का मतलब बड़ा है, बहुत बड़ा है। यानी कि जो अंदर हृदय में परमेश्वरी बैठी, वो स्विच उन्होंने ऑफ किया है। क्या बताना चाहती हैं कि भाई ये इसकी चेतना का स्तर इस योग्य नहीं है, तो इसलिए स्विच ऑफ। हाँ, इसके साथ क्यों मत था हमारा। हाँ, तो स्विच ऑफ हो गया अंदर। आप उसे बिल्कुल। कहोगे कुछ भी नहीं, तो सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, यानी कि जो हृदय से जो कम्युनिकेशन था वो बंद हो गया। तो फिर कितना गंभीर मामला है कि उसके प्रति हृदयेश्वरी ने स्विच ऑफ कर दिया। आपने अपने मेंटल लेवल पे या अपने स्तर पे नहीं किया, ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि बंद हो गया सारा सिस्टम। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सारी चीज बंद हो गई अंदर से ऑटोमेटिक। तो इतना गंभीर मामला है। वो इंडिकेशन क्या है कि परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैंने इस इंसान के लिए भी स्विच ऑफ कर दिया है। इट इज सो सीरियस। कोई इसे व्यक्तिगत स्तर पे ना समझे कि भैया इसने जो है दूरी बना ली है। वो स्विच ऑफ व्यक्तिगत स्तर पे नहीं है, वो डिवाइन स्विच ऑफ है। डिवाइन स्विच ऑफ यानी कि परमेश्वरी की ऊर्जा, परमेश्वरी का प्रेम अब उसे मिलने नहीं जा रहा। कितना सीरियस मैटर हो गया ये। बहुत से लोग समझते नहीं इस बात को, कहते कोई नहीं, ऐसे ऐसे नहीं भाई। अगर स्विच ऑफ हो गया है तो इट इज वेरी वेरी सीरियस मैटर, मैं बहुत भी सीरियस मैटर है। किया, मैं किसी से मिलती थी, मुझे अच्छा लगता था। ऑफ लेटली फिर मेरे को ना मन नहीं कर रहा था उन लोगों से मतलब पढ़ाने का या इंटरेक्ट करने का। इवेंचुअली कुछ ना कुछ ऐसे हुआ कि वो हट ही गए।
तो वही है कि हाँ मुझे लग रहा था कि यार अब ये तो इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं कर मतलब डिसकंटिन्यू कर सकती, बट समहाउ दी अदर कुछ हो ही जाएगा कि डिसकंटिन्यू हो ही जाता है, लगता है हटो जाओ यहाँ से, नहीं पढ़ना है तो। एग्जैक्टली ये जो स्विच ऑफ होता है ये इस बात का इंडिकेशन है कि गॉड ने उन्हें अपना प्रेम देना बंद कर दिया, तभी आपका स्विच ऑफ हुआ है। ऐसे नहीं हो गया कि आपने कर दिया अपनी तरफ से। हाँ, मेरे को ऐसे लग रहा था वर्थ इट नहीं है इनका मतलब जैसे होता ना, अजीब सा बिहेव करते हैं, अंदर से अच्छा नहीं लगता, ऊपर से कुछ गलत नहीं कर रहे पर अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती। और उसमें व्यक्तिगत आपका स्तर पे भी आर्टिकल आया था बहुत रिटेलिएटिव ईगो पे, तो उसके पहले मेरे अंदर यही चिंतन चल रहा था, मेरे अंदर ईगो आ रहा है क्या कि मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे मना कर दिया तो ऐसे, तो फिर बड़ा मेरे अंदर चल रहा था कश्मकश कि एम आई ऑन द डिफेंसिव एंड, समझ नहीं आया, तभी आ रहा है। अपने संसारिक जीवन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके प्रति सिस्टम स्विच ऑफ हो गया और बाद में उनकी वो दुर्गति हुई है, वो दुर्गति हुई, मेरी वजह से दुर्गति नहीं हुई, वो तो उनके अपने कर्म है। लेकिन डिवाइन ने हमें ये स्विच ऑफ करके समझा दिया कि मेरा प्रेम अब इनको मिलना बंद हो गया है, वो इसका इंडिकेशन है, ये डिकोडिंग है इसकी। आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे मत सोचना। हाँ, अगर आपका माइंड सक्रिय हो रहा है तो फिर आपके अंदर रिएक्शंस आएंगे, पहचान भी है। स्विच ऑफ में और मेंटल रिएक्शंस में डिफरेंस है। अगर स्विच ऑफ होगा तो स्विच ऑफ हो गया, फिर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचोगे, आपके अंदर कुछ नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा वो। मतलब आप ना अच्छे ना बुरे कुछ भी नहीं आएंगे, जीरो हो जाएगा। और अगर आपने इसे आपने आपने किसी बात का बुरा मानकर दूरी बनाई है, आपने डिस्टेंस बनाया है, तो फिर आपके माइंड में रिएक्शंस रहेंगे, विचार आते रहेंगे अननेसेसरी। तो पहचान है इस बात की, नहीं, अभी खाली कोई इतना समझे। ही आता है कि आप, अभी तो हम बन रहे हैं, तो श्योरिटी के लिए आता है कि आपके अंदर आपका ईगो तो नहीं है जो एक्टिव हो रहा है, या कुछ और है जो आप उसी चीजों को आप देख रहे होते हो। स्विच ऑफ की ब्यूटी ये है कि आपके अंदर कुछ भी नहीं आता उस इंसान के प्रति, ना अच्छा ना बुरा, दोनों का